ऐसा नहीं कि मतलब प्रेम चंद यादव उसको इसलिए तंग करा था क्योंकि ब्राह्मण था, सत्यप्रकाश दुबे इसलिए तंग करा था क्योंकि उसका ज़मीन थी। तो यादव ने अपनी दबंगई के आधार पर उसके दुबे के एक भाई से भी कुछ ज़मीन अपने नाम लिखवा ली थी। जी और यादव जी के जो बीच नरसंहार हुआ, इसमें जो है पुलिस प्रशासन निर्दोष को भी उठा। होता है, मेरा अपना अनुभव रहा है कि पुलिस शुरू करती है ऑपरेशन खानापुरी। ऑपरेशन खानापुरी में क्या होता है कि किसी किसी को उठा के शक के आधार पर या बेवजह भी देखा दे कि हाँ 16 लोगों को गिरफ्तार किया। तो मतलब खुलेआम कहा जाता है कि आदित्यनाथ जो कि मतलब ठाकुर जाति से आते हैं, राजपूत हैं, उनका असली नाम उसका अजय सिंह बिष्ट। तो अजय सिंह बिष्ट के समय में तो ठाकुर अपराधियों को एकदम खुलेआम संरक्षण मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद का नंगा नाच हो रहा है। नरसंहार हुआ कि आज उत्तर प्रदेश देवरिया जिला जो है पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी पे हम बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है आपके मन में भी चल रहे हैं, हमारे मन में भी है। तो ये सारा प्रश्न जो है हम सर से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस जो है अमिताभ दास जी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। जी धन्यवाद, आपका शुक्रिया। सर, योगी राज, बुलडोजर राज जिसको बोला जाता है, उस राज्य में 6 लोगों का जो है हत्या हो जाता है और प्रशासन जो है इतनी लापरवाही इतने देर से पहुंचती है। इसी को ना कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। एक तरफ जो भाजपा के दलाल पत्रकार लोग हैं, उन्होंने ऐसा एक बना दिया है, भौकाल बना दिया है, लगता है कि कितने बड़े बुलडोजर बाबा हों और एकदम अपराध को टॉलरेट नहीं करते और तुरंत ये कर देते वो कर देते हैं। और यहाँ देखिए देवरिया में मतलब नरसंहार हो गया। 5 या उससे ज़्यादा लोगों की हत्या यदि एक साथ होती है तो उसको नरसंहार कहते हैं, इंग्लिश में मैसेकर कहते हैं। तो ये सिर्फ हत्या नहीं, नरसंहार है। देवरिया के बारे में बताओ दर्शकों को कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है और जो ईस्टर्न यूपी इसको पूर्वांचल भी कहते हैं। ये जो पूर्वांचल है इसकी संस्कृति बहुत कुछ मतलब बिहार से मिलती जुलती है। एक तरह से आप बिहार का इसको एक्सटेंशन कह सकते हैं। और इस कांड की पृष्ठभूमि यह है कि देवरिया में एक रुद्रपुर कोतवाली है, वहाँ फतेहपुर गांव है। उस फतेहपुर गांव में के एक टोले में काफ़ी दिनों से एक विवाद चला रहा था, भूमि विवाद था, ज़मीन विवाद था। और एक वहाँ दबंग नेता था, स्थानीय नेता प्रेम चंद यादव, जो जिला पार्षद भी रह चुका था, और एक सत्यप्रकाश दुबे का परिवार था। तो दोनों के बीच काफ़ी ज़मीन विवाद था पहले से। इस यादव ने अपनी दबंगई के आधार पर उसके दुबे के एक भाई से भी कुछ ज़मीन अपने नाम लिखवा ली थी, जबकि अभी ठीक से इन 2 भाइयों का बंटवारा भी नहीं हुआ था ज़मीन का। तो पहले से मतलब काफ़ी तनाव चल रहा था। और अभी 6-7 दिन पहले की बात है कि ये प्रेमचंद यादव गया सत्यप्रकाश दुबे के यहाँ, वहाँ फिर बकझक हुआ और उसके बाद प्रेमचंद यादव मारा गया। उसके बाद उसके जो समर्थक थे वो पूरा हथियार के साथ आए, हथियार बंद होके, और समझिए कि उसने प्रेमचंद यादव के पूरे परिवार का खात्मा कर दिया, सत्यप्रकाश दुबे के पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। सत्यप्रकाश दुबे मारा गया, पत्नी, उसके 2 बेटे 2 बेटियां, इस तरह से एकदम कहते हैं ना खून की नदी बह गई। अब देखिए इसके कई पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि भूमि विवाद जो है वो तो अपराधों का एक बहुत पुराना एक कारण होता है। पूरी जो महाभारत की लड़ाई थी, है ना, बचपन से जो हम लोग सुनते आए हैं, वही भूमि। उत्तर प्रदेश में तो और ज़्यादा है भूमि विवाद। वही मैं बोलने आया हूँ कि पूरी महाभारत की लड़ाई जो थी वो मतलब भूमि विवाद को ही थी, है ना। पांडवों ने कहा दुर्योधन से कि हमें 5 गांव दे दो, हम चैन से रहेंगे। दुर्योधन ने कहा कि हम सुई की नोक के बराबर ज़मीन नहीं देंगे। तो महाभारत की लड़ाई हो गई, कुरुक्षेत्र में 18 रोज़ चली। तो भूमि विवाद तो बहुत पुरानी एक मतलब वजह होती है और पुलिस को उसका ध्यान रखना चाहिए, स्थानीय पुलिस को। तो उसकी जानकारी होगी कि कौन दबंग है, कौन क्या है। और 2014 से जो है ये दुबे जी लगातार जो है सरकार के यहाँ लेटर लिखते थे, तहसीलदार के यहाँ लिखते थे, लेखपाल जो है उसके यहाँ लिखते थे। बिल्कुल। और देखिए उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताऊं कि भले मीडिया वाले जो भी मतलब एक महिमा मंडित करते हैं योगी आदित्यनाथ को कि एकदम सख्त है ये है, उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा खराब हालत। कानूनी तौर पे हम जानें क्योंकि आप भी इस विभाग में रह चुके हैं, तो क्या कानूनी तौर पे पुलिस प्रशासन ऐसा करती है कि अपने कमी को छिपाने के लिए निर्दोष को भी उठा लेती है? बिल्कुल, ये बस यूपी पुलिस की बात नहीं है, ये कमोबेश पूरे मतलब भारतवर्ष में पुलिस का यही चरित्र है ना। मैंने खुद अपनी आईपीएस की नौकरी में इसको नज़दीक से देखा है। होता क्या है कि पुलिस वाले जो दबंग रहता है, जो पावरफुल रहता है, जिसका राजनीतिक रसूख रहता है, उस पर हाथ डालने से तो 100 बार सोचते हैं। अभी कैसे सबने देखा, ब्रजभूषण शरण सिंह है, बीजेपी का सांसद है, गुंडा भी है, महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार भी करता था। जंतर मंतर पर महिला पहलवान इतने समय तक बैठी रही, लेकिन दिल्ली पुलिस की औकात नहीं हुई, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की औकात नहीं हुई ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कराने की, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का एमपी है, सत्ताधारी पार्टी का सांसद है। उसकी गिरफ्तारी होती तो रातों रात दिल्ली पुलिस कमिश्नर का तबादला हो जाता।
तो ये स्थिति हर जगह है पुलिस की, कि पुलिस बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव में इसमें दुबे जी और यादव जी के जो बीच नरसंहार हुआ, इसमें जो है पुलिस प्रशासन निर्दोष को भी उठा रही है। उठाती ही होगी और खाना पूरी करेगी। देखिए होता क्या, इतना बड़ा नरसंहार हो गया, अब तो पुलिस पर बहुत ज़्यादा वहाँ दबाव होगा, मीडिया का दबाव होगा, पब्लिक का दबाव होगा, विपक्षी दलों का दबाव होगा। जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ है वो भी वहाँ गए, घड़ियाली आंसू ही बहाने, लेकिन गए तो उसका तो पुलिस को अब पुलिस ऑपरेशन खानापुरी शुरू करती है। जब ऐसा कोई भी कांड होता है, मेरा अपना अनुभव रहा है कि पुलिस शुरू करती है ऑपरेशन खानापुरी। ऑपरेशन खानापुरी में क्या होता है कि किसी को उठा के शक के आधार पर या बेवजह भी देखा दे कि हाँ 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और हो सकता है खींच खांच के उनको चार्जशीट भी कर दिया जाए, आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया जाए, ज़बरदस्ती का इस गवाह का बयान लेके, उस गवाह का बयान लेके, मैंने देखा मैंने सुना वाला बयान। होता क्या है कि अदालत में तो ये टिकता नहीं है, उन लोग को अदालत से सज़ा नहीं मिलेगी, ट्रायल खुलेगा तब तो कोई सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन गरीब बेचारे जो रहते हैं उनके पास तो जमानत कराने का पैसा नहीं रहता है, वकील रखने का पैसा नहीं रहता है, और वो भी नरसंहार जैसे गंभीर मामले में अंदर चले जाएंगे तो आसानी से जमानत भी नहीं मिलेगी, तो कुछ साल तक ऐसे ही जेल में वो बेचारे सड़ जाएंगे। तो यही ऑपरेशन खानापुरी होती है। और उत्तर प्रदेश में तो मतलब खुलेआम कहा जाता है कि आदित्यनाथ जो कि मतलब ठाकुर जाति से आते हैं, राजपूत हैं, उनका असली नाम उसका है अजय सिंह बिष्ट। तो अजय सिंह बिष्ट के समय में तो ठाकुर अपराधियों को एकदम खुलेआम संरक्षण मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, ठाकुरवाद का नंगा नाच हो रहा है यूपी में। लेकिन इसको लोग यादव और ब्राह्मण से जोड़ रहे हैं कि ये यादव और ब्राह्मण, या मतलब ब्राह्मण का नरसंहार हो गया यादवों के द्वारा, तो जाति से इसको जोड़ना उचित है क्या? उचित तो नहीं है। देखिए ये दो व्यक्तियों के बीच का ये भूमि विवाद था। भूमि विवाद दो मतलब आप कह सकते हैं व्यक्तियों के बीच का था, एक दबंग था, एक ये था। इसमें कोई ऐसा नहीं कि मतलब प्रेम चंद यादव उसको इसलिए तंग करा था क्योंकि ब्राह्मण था, सत्यप्रकाश दुबे इसलिए तंग करा था क्योंकि उसका ज़मीन थी, है ना। ब्राह्मण ही रहता, ज़मीन नहीं रहती तो तंग नहीं होता। लेकिन बिहार और यूपी में या पूरे देश में अब इस तरह का एक हो गया, लोगों का चश्मा ही ऐसा हो गया है कि हर चीज़ को लोग जाति के नज़रिए से, सांप्रदायिक नज़रिए से देखते हैं, उसी का चश्मा लोगों ने पहन लिया है। तो मैं इसमें जातीय इसकी बात नहीं कर रहा कि ब्राह्मण बनाम यादव वाली बात मैं नहीं कर रहा। ये सीधी ये लोकल पुलिस की बहुत बड़ी मतलब विफलता है, उसको निकम्मापन कह सकते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि इसमें भी जो असली अपराधी होंगे, उन अपराधियों के घर पर ना बुलडोजर चलेगा, ना उनको कुछ होगा, ऑपरेशन खानापुरी हो जाएगी। और देखिए इतना तेज़ी से घटनाक्रम होता रहता है कि नई नई घटनाएं होंगी, और ये फिर मामला जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा, फिर लोग इसको भूल भी जाएंगे। आपको हाथरस के बारे में याद है कि कितने लोगों को सजा हुई, क्या हुआ? नहीं याद होगा, नहीं याद है। एक सवाल, एक आपसे पर्सनली सवाल रहेगा कि क्या इस प्रकार का नरसंहार जो हुआ है उसमें सर जमीन तो वहीं का वहीं रह गया और दोनों परिवार जो है उजड़ गया, गांव के लोग जो है वो जेल चले गए? वही तो लोगों को समझना चाहिए ना। लोगों में इतनी ज़्यादा मतलब ज़मीन की भूख हो गई है कि लोग अपना परिवार मतलब अपनी जान देने के लिए तैयार है, दूसरे की जान देने। और आपने सही कहा कि ज़मीन तो रह गई। आप अक्सर पढ़ते होंगे कि भूमि माफिया सबकी हत्या हो जाती है ना। उस ज़मीन पर कब्जा करो, उस पर कब्जा करो, उस पर कब्जा करो, अंत में उसकी हत्या हुई और वो तो मतलब मुट्ठी भर राख बन गया वो भूमि माफिया, सारी ज़मीन रह गई। लेकिन लोगों में एक पता नहीं ज़मीन के प्रति, अब चूँकि ज़मीन का दाम बहुत बढ़ता जा रहा है, शहरों में तो देखिए कि ज़मीन अब तो करोड़ रुपए इकट्ठा वाली बात हो गई है। गाँवों में भी चूँकि इतनी आबादी बढ़ गई है तो ज़मीन का दाम बहुत बढ़ गया, और उससे बहुत सारे मतलब भूमि माफिया गांव-गांव में अब पैदा हो गए हैं, जो किसी की ज़मीन हड़प लेते हैं, कुछ फर्जी कागज़ बना के किसी का अंगूठा छाप लगवा लेंगे, किस ज़मीन पर मुकदमेबाजी चलती रहेगी उसमें घुस जाएंगे, किसी को डरा धमका के भगवा लेंगे। यहाँ भी सर देखा गया कि साधु दुबे जो थे, उनके भाई सत्यप्रकाश दुबे के, वो सीधा साधा आदमी थे, दिमाग से कमज़ोर थे, तो उनका जमीन लिखवा ली थी प्रेमचंद यादव ने, जबकि भाइयों में अभी ठीक से बंटवारा हुआ भी नहीं था, है ना। मतलब साधु दुबे अपनी जमीन लिखने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत भी नहीं थे। उसी के घर रहना सर, जमीन अगर जबरदस्ती लिखवाता तो 2014 से उसके घर क्यों रहा? वही है ना। ये देखिए पूरे, अब मैं क्या कहूँ, ये मतलब जो है एक अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है, ये पूरे देश में ये स्थिति हो गई। सुबह सुबह सर प्रेम यादव को जो है उसके दुबे जी के घर जाना, ये थोड़ा सा सुबह सुबह सूत उठ के उनके घर जाना। अब वो जो आदमी गुंडा मवाली रहता है वो थोड़ा देखा कि सुबह में जाना है कि शाम में जाना है, उसको तो लगा होगा कि जाऊँगा मैं, कुछ गाली गलौज करूँगा, मारने की धमकी दूंगा तो हो सकता है मेरा नाम ज़मीन लिख दे।
और इसलिए वो लगता है मुझे अकेले चला गया और इसी में मारा भी गया और उसका फिर उसके समर्थकों ने पूरा उसका परिवार का सफाया कर दिया। लेकिन दुबे जी अगर सर प्रेमचंद यादव को मार देते हैं, अगर उनके परिवार के लोग मारते हैं, तो परिवार का लोग आखिर घर में क्यों रहेगा? मारने के बाद तो वो जान रहा है कि इतना दबंग है, हम घर में रहेंगे तो मेरे भी परिवार पे खतरा होगा। नहीं, ये तो पुलिस जांच का विषय है, लेकिन किसी न किसी ने तो आखिर प्रेमचंद यादव को मारा ही होगा। अब ये भी कई बार होता है कि आपके मारने का इंटेंशन नहीं रहा, है ना, आप उसने आपको एक थप्पड़ मारा, आपने आत्मरक्षा में उसको एक लाठी मार दी, लाठी सर पर लग गई, उसकी जान चली गई। कई बार बिना इंटेंशन के भी जान चली जाती है, उसने सोचा नहीं होगा कि इसकी जान ही चली जाएगी, लेकिन जान तो गई है प्रेमचंद यादव की, ये तो फैक्ट है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। और पूरी संभावना यही है कि सत्य प्रकाश दुबे के आसपास या उसके परिवार के लोगों ने या दुबे ने खुद ने वो काम किया होगा। तो ये तो खैर बहुत पुलिस जांच का विषय है और पुलिस को इसमें ईमानदारी से जांच करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं यदि नहीं रुकेंगी तो आज देवरिया में नरसंहार हुआ है, परसों दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह हुआ, तो एक सिलसिला बन जाएगा। तो क्या लगता है सर कि जातीय जनगणना जो बिहार में हो उसका असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है? नहीं, इसको जातीय जनगणना से जोड़ना, ऐसा बिहार के बहुत सारे नेता जो है वो बयान दे रहे हैं। नहीं, अभी तो देखिए पूरे बिहार पर जातीय जनगणना का भूत सवार है। अभी तो नेपाल में भूकंप भी आएगा तो लोग बोलेंगे कि बिहार में जातीय जनगणना हुई इसलिए नेपाल में भूकंप आ गया। अभी देखिए बिहार में जातीय जनगणना का भूत मतलब सवार है, तो हर चीज़ को जातीय जनगणना, ऐसा थोड़ा ही है। ये कोई जातीय जनगणना का मामला नहीं है, ये एक स्थानीय मामला है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि भूमि विवाद, महाभारत काल में कौन जातीय जनगणना हुआ था जो भूमि विवाद को लेकर कौरव पांडवों का संघर्ष चला गया है। तो जो भूमि विवाद होता है, लैंड डिस्प्यूट जो होता है, वो तो मतलब अपराध का एक बहुत पुराना कारण बनाता है। इसको जातीय जनगणना से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ सर थे जो कि क्लियर कर दिए कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन निर्दोष लोगों को भी उठा लेती है इस प्रकार के नरसंहार में, और बहुत सारे सवाल का सर ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हो, इस प्रकार का जो है नरसंहार फिर दोबारा कभी ना हो। जय हिंद, जय बिहार।